बजट की मेगा कवरेज के लिए आवाज की पूरी टीम तैयार है। मेरे साथ सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल, साथ ही नीरज वाजपेयी, वीरेंद्र कुमार और हर्षदा सावंत मौजूद है। उधर ग्राउंड जीरो यानी दिल्ली के विजय चौक से लक्ष्मण रॉय और रोहन सिंह, वित्त मंत्रालय से असीम मनचंदा, एफएम आवाज से आलोक प्रियदर्शी और एमओएस फाइनेंस पंकज चौधरी के घर से दीपाली नंदा मौजूद हैं। आवाज की पूरी टीम तड़के सुबह 7 बजे आज पेश होने वाले बजट से पहले हमारी पूरी तैयारी कराने की तैयारी में है। लेकिन शुरुआत थोड़ा सा मोटा जामा पहन लिया जाए, पहले अनुज से बातचीत करी जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे कवरेज का पार्ट है बाजार, और बाजार क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, पहले उसी से शुरुआत करते हैं। ये बताइए, इस बजट में बाजार की नजर कहां होगी, क्या चाहता है मार्केट? बिल्कुल आशीष, 2003 से हम बजट की कवरेज कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये 25वां या 26वां बजट होगा। लेकिन एक चीज़ है, बटरफ्लाइज अभी भी उतनी ही होती हैं बजट वाले दिन। और आज सुबह भी एक हल्की सी एक नर्वसनेस थी बजट को लेकर, और इतने साल हो गए फिर भी वो नर्वसनेस रहती है। कहते हैं कि वो अच्छी चीज़ होती है, कि इसका मतलब ये होता है कि आप चीज़ों को सीरियसली ले रहे हैं। तो पहले तो खैर देखिए, ये बजट बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बजट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये वाला क्योंकि इस नई सरकार का ये पहला बजट है, इसके लिए देखिए खैर हमारी पूरी टीम, रिपोर्टेड टीम तैयार और हमारे बाकी एडिटर्स तैयार हैं, तो उनसे हम बाकी बात करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ अपने आप को मार्केट पर फोकस कर रहा हूँ। मार्केट क्या चाहता है और क्या मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। मार्केट का फोकस दो चीज़ों पर है, कैपिटल गेन्स और फिस्कल डेफिसिट। कल जो इकोनॉमिक सर्वे आया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उसने कुछ डर जगाया है कि शायद कैपिटल गेन्स टैक्स में कुछ चेंजेस होंगे, एटलीस्ट एफ&ओ में चेंजेस होंगे। मेरा ये मानना है कि उसको आप बजट से अलग रखें, उस पर एक कंसल्टेशन हो, उसके बाद डिसाइड करें। अभी के लिए जो कैपिटल गेन्स है वो ठीक ठाक है रजीम। मैं तो ये मानता हूँ कि बढ़ाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, उल्टा कम करने पर विचार करना चाहिए। जो हमारे पहले एक समय पर जीरो टैक्स रजीम हुआ करता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पर, एक्चुअली अगर आपको ऑप्शन से लोगों को दूर करना है, सबसे बड़ा इंसेंटिव ये होगा कि आप वापस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को जीरो कर दीजिए, जो पहले एक टाइम पर हुआ करता था। तो एक अपने आप लोगों को एक इंसेंटिव मिल जाएगा। इस समय एक बहुत शानदार इक्विटी कल्ट चल रहा है देश में। लोग अपने आप बैंकिंग सिस्टम से अब जो मर्जी कहें, आप पैसा निकल कर स्टॉक मार्केट में आ रहा है, अगर आप बैंक 3 या 4% देंगे पोस्ट टैक्स रिटर्न, तो वो पैसा जाएगा, आप उसको नहीं रोक सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में रोकेंगे तो कहीं और चला जाएगा, और शायद कहीं ज़्यादा अनप्रोडक्टिव जगह पे चला जाएगा वो पैसा। तो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि पैसा कहाँ जाएगा, वो जिसका पैसा है वो डिसाइड करेगा। तो जब लॉन्ग टर्म टैक्स जीरो से चेंज किया था, तब एसटीटी लगाया गया था। अब दोनों लगते हैं, एसटीटी भी लग रहा है, लॉन्ग टर्म भी लग रहा है, शॉर्ट टर्म भी लग रहा है। एक चीज़ जो सुनने में आ रही है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की जो परिभाषा है उसको चेंज कर दिया जाए। बाकी एसेट क्लासेस में जैसे 2 साल है रियल एस्टेट वगैरह में, तो उसको भी 2 साल कर दिया जाए। एक काउंटर व्यू इसका ये है कि क्यों ना रियल एस्टेट को भी 2 साल से 1 साल पे कर दिया जाए। अगर आपको यूनिवर्सली करना है तो उसको भी 2 साल से 1 साल कर दिया जाए। तो ये मेरे ख्याल से एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो बाजार चाहता है वो है फिस्कल डेफिसिट। 5.1% इंटरिम बजट में बोला गया था। उसके बाद आरबीआई ने एक बड़ा डिविडेंड दिया जो मार्केट ने पचाया, जिसके बाद हमने एक बड़ी रैली देखी मार्केट में। अब मार्केट ये सुनना चाहेगा कि क्या उसकी वजह से आपके पास स्कोप है, या तो आप बोल दें कि नहीं 5.1% भी है तो इस बार तो 5 ही हो जाएगा, या फिर आप 5.1 ही रखें और कहें कि अब इस पैसे को हम एक्सपेंडिचर में खर्च करेंगे और हम कोशिश करेंगे इकोनॉमी को पंप प्राइम करने की। वो एक बड़ा पॉजिटिव होगा। अगर तो ये आ गया कि 5.1 ही रखा हमने, और वो जो डिविडेंड है वो उसको देखने के बाद भी 5.1 रखा, क्योंकि हम कैपेक्स पे खर्च करना चाहते हैं और हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाना चाहते हैं, मार्केट्स को बहुत पॉजिटिवली लेगा। और बाकी जैसे मैं रामदेव सर से बात कर रहा था उस दिन, उन्होंने कहा था कि सरकार खुद चाहे तो इस आराम से 5 लाख करोड़ रेस कर सकती है। तो डाइवेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन तो आई थिंक अब सरकार के एजेंडा पे नहीं है, लेकिन डाइवेस्टमेंट पर आई थिंक ढंग का टारगेट होना चाहिए। बाकी मिडिल क्लास के लिए थोड़ा सा डिस्पोजेबल इनकम उनके हाथ में थोड़ी ज़्यादा है, उस तरीके से कुछ काम करें। और एक और चीज़ जो मार्केट को सबसे बड़ा रिस्क है इस समय बजट को लेकर, वो ये है कि जो इलेक्शन का वर्डिक्ट आया उसके बाद क्या यहाँ पर फ्रीबीज पे थोड़ा सा फोकस होगा, या फिर वो एकदम टाइट बजट होगा उस सेंस में। क्योंकि एक चीज़ तो क्लियर है, अगर आप महाराष्ट्र का भी अगर आप पिछले 1-2 हफ्ते की डेवलपमेंट देखें, कहीं ना कहीं उस फ्रीबी कल्चर ने हर्ट किया, और वहाँ कहीं ना कहीं इनको सबको लग रहा है कि नहीं ये करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा मिक्स करना पड़ेगा, लेकिन उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ना जाए।
वैसे ही जो मोदी सरकार का एक एजेंडा रहा है उसमें पॉपुलिज्म की बहुत ज़्यादा जगह रही नहीं है, तो मेरे ख्याल से बजट पर शायद ऐसा ना हो। डिफेंस, रेलवे, कैपिटल गुड्स, इन पर फोकस हो, ये सब मार्केट चाहेगा बेसिकली। बिल्कुल ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कुछ टैक्सेशन में बदलाव आ रहा है वो, और दूसरा फिस्कल डेफिसिट यानी कि वित्तीय घाटे का आंकड़ा, ये सबसे इंपॉर्टेंट। बाकी फेरिफेरल सब ब्यूटीफुली मेंशन्ड। अच्छा, अब अपने लिए ये भी जानना इंपॉर्टेंट, फ्राइडे के पेन के बाद कल फाइनली क्लोज तो फ्लैटिश नोट पे, और वो इंडिविजुअल स्टॉक्स और वो शार्प रिएक्शन रिजल्ट्स पे थे। पर इस ऑल इंपॉर्टेंट बजट डे से पहले हमारे मार्केट्स की पोजीशनिंग कैसी लग रही है? बिल्कुल, देखिए मार्केट की पोजीशनिंग आपको दो तरीके से समझनी होगी। एक तो 11 साढ़े 11 बजे तक, 11 साढ़े 11 बजे तक ओपन फील्ड है, उसमें आप जो मर्जी करिए, फेडरल बैंक ये वो सब मतलब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा और काफ़ी आप उसमें फोकस कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा अपनी सारी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लीजिए और उसके बाद आप मार्केट में उतरिए। मार्केट की पोजीशनिंग काफ़ी कंफ्यूजिंग है। आई थिंक आप 4 लोगों से बात करेंगे, आपको 5 व्यूज़ मिलेंगे, और उसमें एक रीज़न ये है कि जो आपकी पोजीशनिंग है ना, आप वो व्यू ले रहे हैं। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, इस समय जो निफ्टी है 24,500 पर है। कल जो इकोनॉमिक सर्वे में आया, अगर मार्केट को उससे डर लगा होता तो कल मिड कैप इंडेक्स में भारी करेक्शन आनी चाहिए थी। कल मार्केट में एक्चुअली आप देखें तो मार्केट का बिहेवियर एकदम ठीक ठाक था। निफ्टी गिरा था सिर्फ इसलिए क्योंकि रिलायंस का बहुत बड़ा इंपैक्ट था। रिलायंस कल 3-4% डाउन था, उसका इंपैक्ट था। कल का मिड कैप मार्केट देखिए आप, बहुत स्ट्रांग था। कल का आप ब्रॉडर मार्केट और एडवांस डिक्लाइन देखिए, वो बहुत स्ट्रांग था। तो अगर तो मार्केट को उस चीज़ से डर लग रहा होता तो ये मिड कैप मार्केट इस तरीके से नहीं होता। मेरा ये मानना है कि अगर कैपिटल गेन्स के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई तो वो मार्केट में प्राइस्ड इन नहीं है, और इन दैट केस आप 23,000 से 23,500 तक भी देख सकते हैं निफ्टी में। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये चीज़ कह रहा हूं कि ये होगा। वहां पर बाइंग आ जाएगी या नहीं आएगी वो अलग बात है, लेकिन एक बार के लिए तो आप 23,500 देख लेंगे अगर कैपिटल गेन्स टैक्स में इन्होंने कुछ टिंकरिंग कर दी तो। खासतौर से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में कुछ टिंकरिंग कर दी तो आ जाएगा। F&O में भी अगर बढ़ा दिया, उसको बिजनेस इनकम में ले आए और अगर उसको उस तरीके से कर दिया तो भी थोड़ा इंपैक्ट तो आएगा। अगर टैक्स से छेड़छाड़ नहीं हुई तो मुझे लग रहा है कि एक बार स्कोप है 25,000 देखने का, शायद आज ही देख लें आप 25,000, और उसके बाद एक पोस्ट बजट रैली में आप 25,500 26,000 भी देख सकते हैं। लेकिन जो मेरे मार्कर्स हैं वो 23,000 से 23,500 खराब न्यूज़ पर और 25,000 अच्छी न्यूज़ पर। अच्छी न्यूज़ पर 500 पॉइंट का स्कोप है, खराब न्यूज़ पे 1,000 से 1,500 पॉइंट का स्कोप है। सिंपल। और एक चीज़, अगर कैपिटल गेन्स टैक्स में टिंकरिंग हुई तो मिड कैप और स्मॉल कैप मार्केट में बहुत बड़ा सेल ऑफ होगा, और काफ़ी वॉलेटिलिटी संभव है यहाँ पर मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में। उसका उल्टा, अगर मिड कैपिटल गेन्स टैक्स में चेंजेस कुछ नहीं आए तो पिछले एक हफ्ते में जो बहुत बड़े बड़े HNIs ने अपने सारे मिड कैप और स्मॉल कैप बेचे थे, कि अगर आप देखें ना कुछ ब्रॉडर मार्केट में वेरी क्वाइटली काफ़ी स्टॉक 10-15% करेक्ट हो चुके हैं। तो जैसे वो इलेक्शन से पहले हुआ था, तो वो वापस उन्हीं स्टॉक्स में उतना पैसा वापस आ जाएगा। और म्यूचुअल फंड्स के पास इस समय ऑलमोस्ट रिकॉर्ड कैश है, जबकि मार्केट इतना तेज चला है वो। तो अगर कैपिटल गेन्स टैक्सेस वगैरह में कुछ चेंजेस नहीं आए, झक मार के पैसा वापस मार्केट में लगाना पड़ेगा, क्योंकि जिसके पास वरना कैश होगा वो अंडर परफॉर्म करेगा। तो इसके लिए इस पैसे को लगाना पड़ेगा। तो इट ऑल बॉयल्स डाउन टू कि कैपिटल गेन्स टैक्स और फिस्कल डेफिसिट में बेसिकली क्या आ रहा है। और फिस्कल डेफिसिट ज्यादा डर नहीं, कैपिटल गेन्स टैक्स हमेशा की तरह एक हवा बना हुआ, और इस बार भी एक सरदर्द है। पिछली बार मुझे याद पड़ता है वो स्पीच खत्म होने के बाद जब डॉक्यूमेंट आया था तो सब कंट्रोल F करके ढूंढ रहे थे कैपिटल गेन्स के, तो नहीं, कहीं जिक्र नहीं था। वो एक रिलीफ था। देखते हैं इस बार फिर से वो सरदर्द, और कैपिटल गेन्स का अगर मैडम सीतारमन जिक्र नहीं करती हैं तो बढ़िया अपसाइड्स खुल सकते हैं। भाई साहब, हम 350 पॉइंट दूर हैं रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों से, और उसके बाद 25,000 के स्तर भी सामने खड़े हुए हैं। तो बस कैपिटल गेन्स पे सारा दारोमदार, कोई टिंकरिंग, कोई जिक्र ही ना करें मैडम, बजट पासिंग मार्क्स से तो वैसे ही निकल जाएगा। ठीक बात। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, ये बाजार की बढ़िया सी पोजीशनिंग आज के इस ऑल इंपॉर्टेंट बजट स्पीच, बजट अनाउंसमेंट से पहले। अच्छा, ग्लोबल मार्केट में मूड में भारत का बजट शायद रीजन हो सकता है। भाई यूएस का कल मार्केट प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा, 1/3 से 1.5% मजबूत। नैस्डैक में 1.5% का उछाल कल के कारोबारी सत्र में देखने को मिला, और आज सुबह के फ्यूचर्स लार्जली फ्लैट हैं। तो मतलब मोटा मोटी वो गेन जो कल एंजॉय करे थे इंटैक्ट है। प्लस पूरा एशिया, क्योंकि ओवरनाइट हैंडओवर बढ़िया था, एशिया बढ़िया मूव कर रहा है। सारा एशिया 1/3 से 2/3% की मजबूती के बीच लार्जली कामकाज करता हुआ। तो तब और अब की पहली प्लेट स्क्रीन पर आ जाएगी, जहां छोड़ा था हमने यूएस फ्यूचर्स को उससे ऊपर ही मिल रहे हैं। तो ग्लोबल हैंडओवर तो कोई कंप्लेंट नहीं इस इंपॉर्टेंट दिन के लिए, उसने अपना काम कर दिया है, तो वो तो अपनी जगह ठीक। पर नीरज जी और लक्ष्मण के पास चला जाए,
उसके बाद वीरू से डिटेल में निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी समझ लेंगे। नीरज जी से आज ग्लोबल तो ठीक है, इतना ही काफी है कि सब स्थिति बढ़िया है, पर अपने को आज बजट पे ज्यादा फोकस करना है। नीरज जी से रिक्वेस्ट करी थी सुबह के शो के लिए 5 बड़े आंकड़े जो आप नजर रखोगे, कौन कौन से और क्यों? देखिए, पहला नंबर तो बजट के साइज पे, जो मोटे मोटे नंबर आपको मालूम है क्योंकि इंटरिम बजट एक आ चुका है फरवरी में, तो 47,50,000 करोड़ का बजट था। क्या इसमें थोड़ा और इंक्रीज होता है? क्योंकि अगर थोड़ा सा पॉपुलिस्ट जाने की कोशिश करेंगे तो पैसा लगाना पड़ेगा। तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि बजट का साइज छोटा बड़ा कुछ होता है कि नहीं होता। तो एक नंबर इसको ध्यान में रखना है। 47.5 हमारे इंटरिम बजट का बजट साइज। यस, और वही होगा, ये बजट उसका एक्सटेंशन है। हाँ। कोई नया बजट नहीं उन्होंने आएगा। कहा था आते वक्त कि हम ऐसे ही एज्यूम ऐसे ही करके हम लौट के आएंगे। तो इसी बजट को आप ध्यान रखिएगा कि ये नंबर आना चाहिए, या इससे बेटर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, फिस्कल डेफिसिट का 5.1% का प्रोजेक्टेड टारगेट था इस साल। क्या कम हो सकता है क्या? क्योंकि पैसा आया है खूब, टैक्स मॉपअप काफ़ी हो रहा है, डिविडेंड आरबीआई से लिया, अभी और मिलने की संभावना है डिविडेंड आरबीआई से, क्योंकि यूएस बॉन्ड में बहुत पैसा बनाया है। तो क्या ये लोअर साइड में ले आएंगे क्या? 5% या उसके नीचे भी आ सकता है क्या? अगले साल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो आप स्पीच में कई बार सुनेंगे वो 26-27 की बात करेंगे, 4.8 की नहीं। इस साल क्या ये 5 तक ला सकते हैं? ये नंबर आपको ध्यान रखना है। तीसरा नंबर आपको याद रखना है, टोटल टैक्स कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का 38 लाख करोड़ से ज़्यादा है क्या? इस नंबर को याद कर लीजिए, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। अगर इसमें इजाफा हो जाता है, चूंकि टैक्स मॉपअप हो रहे हैं, अगर ये प्रोजेक्शन बढ़ता है कि 40-42 लाख करोड़ हो जाएगा, तो फिर बहुत बड़ी लीवे मिलेगी इनको। इस 38 लाख का ब्रेकअप आगे कभी जो हम समझाएंगे आपको। तो ये नंबर रखा है। चौथा नंबर आपको यह रखना है कि बोरोइंग कितनी है, क्योंकि 47 लाख करोड़ का अगर बजट है और आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे 12-13 लाख करोड़ की बोरिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो ये बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, ये इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल में ये बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अब आप ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में ले आए हैं अपने को, तो फिस्कल डिसिप्लिन आपको मस्ट है, अदरवाइज फिर रेटिंग्स में प्रॉब्लम आ जाएगी जो नवंबर में होनी है। तो इसलिए फिस्कल डेफिसिट प्लस बोरिंग बहुत स्ट्रिक्ट रही चाहिए गवर्नमेंट। आखिरी नंबर जो है वो कैपेक्स का है। 11.5 लाख करोड़ का कैपेक्स अनाउंस किया गया था। ये नंबर अगर इम्प्रूव करें थोड़ा, 12 लाख 12.5 लाख करें, तो मार्केट बहुत खुश होगा। अगर इसमें 1,000 करोड़ भी कम किया इन्होंने, तो मार्केट बहुत दुखी हो जाए, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, बड़े मार्केट लोग, वो 2 ही नंबर सुनने जाते हैं, फिस्कल डेफिसिट और कैपेक्स। ये मेंटेन करिए आप। लेकिन अगर कैपेक्स में कमी की उन्होंने, तो दिक्कत हो सकती है। तो मुझे लगता है ये 4, 5, 6 नंबर है बिग पिक्चर के, ये आपको याद ये रखना पेस रिड्यूस हुई थी बहुत। 2021 से केपेक्स पे लगातार स्पेंड थे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। 11% ही थी। हाँ, परसेंटेज, 10 से वॉल्यूम में तो अभी भी बहुत वो ज्यादा तो- है, हाँ, परसेंटेज वो कम हुआ momentum क्योंकि continue। साइज बड़ा हो गया। Yes। जो नीरज जी ने बात की ना, बिल्कुल मतलब अगर वो कम करके अगर आपने फिस्कल डेफिसिट कम कर दिया तो वो मतलब हालांकि जरूरत इस बार हाँ बहुत बड़ा बोनस है वो आरबीआई एग्जैक्टली सारा काम कर देगा इनके लिए। तो बजट का साइज, फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा, टोटल टैक्स कलेक्शन, बोरोइंग और साथ साथ केपेक्स का वो नंबर, ये पांचों नजर रखिएगा इन पे। ये टोटल टैक्स कलेक्शन में बोले कि आगे कभी बताऊंगा, 11 बजे तो बजट है, एक काम करेंगे शो 8 वाले शो में बता देंगे, अभी सीधा सौदम बता देंगे। ठीक है, आगे बातचीत होगी इस पे। लेकिन एक और, लक्ष्मण के पास चला जाए और लक्ष्मण से जाना जाए। सॉरी, आप कुछ कह रहे हो डॉक्टर साहब? लक्ष्मण के पास चला जाए और लक्ष्मण से जाना जाए इस बजट में। बाकी इंडिविजुअली सेक्टर के लिए, पॉकेट्स के लिए क्या मिलेगा उस पर तो आगे बातचीत होती रहेगी। क्या मुख्य फोकस, क्या की थीम होगी इस बार के यूनियन बजट की? लक्ष्मण, कुछ आइडिया लग रहा है? बिल्कुल आइडिया साफ साफ है, और जो अनुज जी और नीरज जी ने जो अभी चर्चा की, मैं उसी के आसपास रखूं इस बजट की थीम को। तो ये बजट की थीम दरअसल मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होने के नाते अगले 5 साल का रोड मैप देगा, और ये बात प्रधानमंत्री ने भी कल कह दी थी। इसमें विकसित भारत की रणनीति का खुलासा होगा। दूसरी बात कि ग्रीन इकोनॉमी पे काफी ज्यादा जोर होगा। तीसरी बात, जो बार बार चिंता नीरज जी और अनुज जी ने जताया फिस्कल डेफिसिट को लेके, तो बता दूं कि फिस्कल डेफिसिट में बहुत हद तक संभावना है कि कोई ज्यादा समझौता यहां पे नहीं किया जाएगा। या तो फिस्कल डेफिसिट 5.1% पे बना रहेगा, या फिर उससे भी कम करने की संभावना है, तो उस पर आपको बने रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये पूरा बजट का रहेगा। इसमें थोड़ा सा चुनावी छवि देखने को मिल सकती है। कुछ सामाजिक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी, रोजगार देने के मौके जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। ओके, पर अब आऊंगा इंडिविजुअली। मार्केट को क्या चाहिए,
सेक्टोरली क्या क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, इन सब पे बातचीत करी जाएगी। लेकिन पहले पोजीशनिंग तो अपन ने समझ ली बजट की, क्या की लेवल्स वॉच आउट करने के, क्या कह रहा है डेटा, और क्या अप्रोच रखेंगे निफ्टी पे, निफ्टी बैंक पे। जी आप देखिए आशीष, कल भी हमने बात की थी कि हमारा 10 डेमा परसिस्ट करता है 24,460 पे। वो ब्रीच हुआ तो 100 पॉइंट का डाउन स्विंग मिलेगा, वहाँ से 100-150 पॉइंट का वो मिला भी। लेकिन बाजार ने एग्जैक्टली मैसेज किया दिया आखिरी में कि मैं न्यूट्रल होना चाहता हूँ। फिर 24,500 की ट्रैजेक्टरी में आ गया। 24,500 क्या था जो कल सुबह डिस्कशन कर रहे थे, मंथली पुट राइटर्स का जोन। आज बजट है, 2 दिन बाद एक्सपायरी भी है ना, तो थोड़ा उस डेटा पे फोकस कीजिए कि वो एक्सपायरी क्या कह रही है, जो कि 2 दिन पहले बजट को इंक्लूड करती है। तो 24,500 पुट राइटर्स का जोन है। अब आते हैं पहले सेट्स को देखते हैं, इंस्टीट्यूशनल फिगर्स क्या है। 4,021 करोड़ रुपए की कल भी बाइंग थी, डीआईएस का सेल का आंकड़ा था, माफ कीजिएगा एफआईएस का सेलिंग का बाइंग का आंकड़ा था, डीआईएस का सेल का आंकड़ा था, और 3,444 करोड़ रुपए की एफआईएस की बाइंग थी। 1,274 करोड़ रुपए का एफआईएस ने इंडेक्स बेचा, थोड़े से लॉन्ग टर्म किए। स्टॉक फ्यूचर्स में सब्सटेंशियल बाइंग थी, करीब 7382 करोड़ रुपए की बाइंग, 48,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। अब आइए सीधे पोजिशनिंग पे आते हैं, निफ्टी निफ्टी बैंक की, निफ्टी की पे स्पेशली। जरा आप कॉल राइटर्स को देखिए ये मंथली कॉल राइटर्स हैं, और इसको भी हटाइए डायग्राम को। अब ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको देखते हैं। आशीष 24, 600, 700, 800 ये 3 कॉल्स पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स आज के लिए परसिस्ट करते हैं, 3 कॉल राइटर्स। और नीचे 24,500 और 24,400 की पुट में सबसे स्ट्रॉन्ग बाय होल्ड है। लेकिन एक और चीज़ याद रखिएगा, जो आप 2 पुट्स नीचे देख रहे हैं ना 24,300, इसके आसपास आज का आपकी लक्ष्मण रेखा है, दैट्स कॉल्ड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, को परसिस्ट करता है 24,240 पे। 24,300 पे भी 200 पे भी पुट बिकी हुई है। यानी बाजार अगर ड्यूरिंग द स्पीच अगर उन लेवल्स पे भी जाए तो वहां से वापस लौटने की गुंजाइश रखता है। टिल द टाइम यू हैव, मतलब मैं एक जो वर्स्ट केस जोन जो है ना वो ड्रॉ किया है 24,240। जो अनुज कह रहे थे ना कि 500 पॉइंट 1000 पॉइंट का डाउनस्विंग पॉसिबल है, वो किन सर्कमस्टेंसेस में, अगर आप 24,240 को भी वायलेट करते हैं, दैट मीन्स जिस एवरेज को आप अगर आप तोड़ दें तो दैट मीन्स थम्स डाउन, कंप्लीट क्लियर थम्स डाउन। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी, देखिए बेटर है ट्रेड कीजिएगा पोस्ट बजट, ठीक है ना, जब क्लियरिटी मिल जाए। लेवल्स को वॉच कर लेते हैं, बेस 1 स्क्रीन पे लेके आइएगा। ये बाजार कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है। टिल द टाइम यू हैव 24407 एंड 364, ये बाजार इस बेस को रिस्पेक्ट देगा अगर कोई बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं आते हैं। दैट मीन्स ये एक बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रहेगी। और ऑन द हायर साइड 610 और 681 नॉर्मल कोर्स में ये यहाँ तक जा सकता है, जिसे आप कह रहे हैं ना कि बजट एक्साइटमेंट, उसके बाद 300, 400, 500 पॉइंट का मूव, वो तब आएगा आशीष जब आप 681 और 722 के क्लस्टर को वायलेट कर देंगे। अगर ये क्रॉस हो गया तब ये करीब करीब 24,934 तक जाने की पोटेंशियल रखता है। अच्छा बेस 1 दोबारा लेके आइएगा। मैं जो पिक्चर कह रहा था 364 अगर इंट्राडे में वायलेट हुआ तो पॉसिबिलिटी है 243,235, दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मेरे मुताबिक ये लेवल अभी भी बाजार को सिक्योर करेगा, लेकिन अगर ये सिक्योर नहीं हुआ तो पनिश होंगे इंडेक्स ट्रेडर ऑन द शॉर्ट साइड, बाजार फिर कोलैप्स होगा। बट टिल द टाइम 235 बाजार का जो स्ट्रक्चर है अप ट्रेंड, इस क्रिटिकल डे के लिए अप ट्रेंड परसिस्ट करेगा। अच्छा निफ्टी बैंक पे आशीष, निफ्टी बैंक का क्लियर मैसेज है, मैं जनाब अभी कहीं नहीं जाना चाहता। कल HDFC बैंक ने डाउनसाइड सिक्योर कर लिया। यहाँ पे आप देखेंगे जब पिरामिड्स को तो 52,500, 52,700 और 53,000 की कॉल बिकी हुई है डिसाइसिवली। अगर आप देखें वहाँ पे कॉल राइटर्स विजिबल है, आप पिरामिड्स में देखेंगे। और नीचे ऑन द डाउन साइड 52,000 की पुट भी काफ़ी बिकी हुई है। तो क्लियर मैसेज है कि अभी ये इंडेक्स बहुत दूर जाने की सोच नहीं रहा है। आप देखिए ये वाइल्ड ब्लू कैंडल्स और ये ऑरेंज कैंडल्स एट 52,000 पे। तो अप्रोच क्या रहेगी, देखिए जब तक बेस 1 है आपकी स्क्रीन पे, बेस 1 लेके आइएगा 52,104, दैट्स एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पहला बेस, उसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, उसको पुट राइटर्स प्लस 20 डे में। जब तक है प्री बजट पोस्ट बजट, ये बाय ऑन डिप्स का रहेगा। अगर ये कोलैप्स होता है तो अ स्विंग टुवर्ड्स 51,531, 534 लुक्स पॉसिबल इन फर्स्ट इंस्टेंस। बट जैसे कि मैं कह रहा हूँ 20 डेमा निफ्टी के केस में और 20 डेमा निफ्टी बैंक के केस में बहुत बड़ा एक फैक्टर होगा। बेस 1 बाय ऑन डिप्स का है। जब भी ये ट्रेड आप पिक करें RS1 के आसपास आपको एग्जिट करना है, 52,441, 610 जो पहला रेजिस्टेंस है। अगर 610 निकलता है देन अ स्विंग टुवर्ड्स 52,883, 988 लुक्स पॉसिबल। आशीष
बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी फ्री बैंक का लेवल्स टू वॉच आउट फॉर। आज यूनियन बजट जिस दिन पेश होने जा रहा है और ट्रेड लेना है तो एक बार बजट रिलेटेड क्लैरिटी आने दीजिए, उसके बाद अब चला जाए फिर से बजट का और तड़का ऐड करने के लिए। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है मार्केट के लिए कुछ अच्छा रहता है तो अपन इनडायरेक्ट बेनिफिशियरीज होते हैं। डायरेक्ट बेनिफिशियरीज जब होते हैं जब इनकम टैक्स पेयर्स के लिए इस बार बजट में कुछ अगर हो तो खास तौर पे हम आप जैसे नौकरी पेशा। लक्ष्मण, कुछ ये कल मैं और नीरज जी डिबेट कर ही रहे थे, ये कह रहे थे नहीं देंगी कुछ मैडम, हम कह रहे थे कुछ ना कुछ तो उम्मीद रखिए। आप रखें कि नहीं रखें? मैं तो कहूँगा कि उम्मीद कम रखिए, क्योंकि अगर कुछ भी मिल गया तो खुशी ज्यादा होगी। तो मैं तो यही सुझाव दूंगा। हालांकि जो बजट तैयारी के दौरान जो चर्चा हुई उससे मुझे लग रहा है कि इस बार इनकम टैक्स में कुछ न कुछ रियायत दी जाएगी। अब ये राहत के दो विकल्प हैं। एक विकल्प यह है कि न्यू टैक्स रिजीम में आप उन लोगों को जो खास तौर से 15 लाख के आसपास के आमदनी वाले लोग हैं सालाना, उनको कुछ राहत दे दीजिए, एक नया टैक्स स्लैब जोड़ करके या फिर टैक्स की दरें घटा करके। दूसरा विकल्प यह है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 रुपये उसको सीधे अभी बढ़ा दीजिए। तो दोनों विकल्प पे चर्चा हुई थी। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में भी कुछ राहत मिल जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि वो भी चर्चा का एक विषय रहा था। हालांकि अंतिम फैसला क्या हुआ वो तो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद पता आपको चल जाएगा। रही बात कॉर्पोरेट टैक्स में भी यह है कि रोजगार देना है तो नई फैक्ट्री लगाने वालों को सस्ते कॉर्पोरेट टैक्स की व्यवस्था फिर से लागू कर दीजिए। ये भी एक संभावना यहाँ पर दिख रही है। तो मुझे लगता है ये सारे विकल्प थे, चर्चा हुई है और कुछ थोड़ी बहुत उम्मीद रखिए बजट में इसका ऐलान हो जाए। ओके, अच्छा क्विकली अब आलोक के पास चला जाए। ये बात सही है लक्ष्मण की कि उम्मीद कम रखिए तो जो मिलेगा वो अच्छा ही लगेगा आपको, पर शायद कुछ मिलेगा, ऐसा लक्ष्मण पिक तो कर रहे हैं। आलोक के पास चला जाए क्योंकि एक और की थीम है मैन्युफैक्चरिंग। उस पर पिछले कई बजट से वो पीएलआई स्कीम्स, इंसेंटिवाइजेशन उनके थ्रू फोकस रहा है। इसके तहत क्या उम्मीद की जानी चाहिए? आलोक, गुड मॉर्निंग, क्या पिक कर रहे हो आप? बिल्कुल, देखिए मैन्युफैक्चरिंग पर जोर रहेगा जैसे आपने कहा, और कोशिश ये कही जाएगी कि इंडस्ट्री में निवेश ज्यादा बढ़े, उनके उत्पादन की लागत कम हो और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भरपूर हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा। अगर पीएलआई में बात करें तो इसमें जो सेक्टर है टॉय, साइकिल, केमिकल जैसे सेक्टर है जहां पर पीएलआई का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रॉ मटेरियल सबसे बड़ा मुद्दा है। रॉ मटेरियल सस्ता कैसे मिले डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को, उस पर व्यवस्था की जाएगी, खासतौर से कस्टम ड्यूटी में फेरबदल करके। तो ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा। और तीसरा मुद्दा रहेगा कि जो एम्प्लॉयमेंट इससे किस तरह से जनरेट किया, जैसे पीएलआई स्कीम है उसी तरह से कुछ ईएलआई एम्प्लॉयमेंट लिंक स्कीम जैसी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं इस बार बजट में। तो ये पूरा फोकस रहेगा इंडस्ट्री पर, और साथ ही साथ मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर में इसका ऐलान हो सकता है। और शिपिंग सेक्टर के लिए मांग काफी लंबे समय से कि इंडिया की इंडिपेंडेंट शिपिंग लाइन होनी चाहिए, लिहाजा इसको सेटअप करने के लिए कुछ फंड का भी ऐलान हो सकता है। तो ये मोटा मोटी इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट और जो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सरकार अपनी तरफ से इस ऐलान कर सकती है। रखिएगा इन सेक्टर्स को जो आलोक पिक कर रहे हैं अपने रेडार पे, देखते हैं किस तरह के अनाउंसमेंट्स डोल आउट होते हैं। लेकिन असीम, एग्री, ग्रामीण इलाके, और जब से मोदी 3.0 ने कामकाज संभाला है, जिस तरह के अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, लग रहा है कि की फोकल पॉइंट यही रहने वाला है। क्या पिक कर रहे हो आप? एग्रीकल्चर, रूरल सेगमेंट के लिए क्या उम्मीद की जानी चाहिए? जी सही कहा आपने, एग्रीकल्चर बैकबोन है और कल इकोनॉमिक सर्वे ने भी माना कि इसके लिए कदम उठाए जाने की ज़रूरत है। खासतौर पे कि किसान सम्मान निधि बढ़ाने की बात हो रही है, मांग भी हो रही है इसकी, लेकिन इस बार हमको नहीं लगता कि सरकार किसान सम्मान निधि बढ़ाएगी। दूसरी चीज़ों पर सरकार का फोकस इस बार देखने को मिल सकता है। किसानों के लिए जो क्रेडिट कार्ड मिलता है उसके लिए 3 लाख अभी तक लिमिट है, उसको बढ़ा करके 5 लाख किया जा सकता है। उनको बिना कोलेटरल के 1,60,000 तक का लोन मिलता है, उसको बढ़ा करके 2.5 लाख किया जा सकता है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर डिजिटल करने के ऊपर काफ़ी फोकस रहेगा। जो भी राज्य रिफॉर्म्स करेंगे उनके लिए एक बड़ा बजट होगा, ताकि आप रिफॉर्म्स, मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर करने के लिए आगे बढ़े। इसके अलावा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, कल इकोनॉमिक सर्वे में भी इसका काफ़ी जिक्र रहा, तो वहाँ पर आपको एक बड़ा फंड आता हुआ देख सकते हैं। 50,000 करोड़ रुपए तक का फंड ये सरकार इसकी घोषणा कर सकती है। जो भी किसान अपना क्रॉप्स का डाइवर्स करेंगे, दूसरी क्रॉप्स उगाएंगे, उनको पीएम आशा के तहत बहुत सारी उनको सरकार एमएसपी सुनिश्चित करेगी। तो ये सारी चीज़ें आप एग्रीकल्चर बजट के लिए आते हुए देख सकते हैं। रखिए ये सब अनाउंसमेंट्स, और शायद
एक तरफ तो नीड ऑफ द आवर भी है और दूसरी तरफ इलेक्शन वर्डिक्ट की बात कई लोग कहते हैं पॉलिटिकल कंपल्शन भी है। देखते हैं, क्योंकि अब काफी बड़े बड़े राज्यों के इलेक्शन सामने खड़े भी हुए हैं। दीपाली के पास चला जाए, और आप जानते हैं दीपाली को रेलवे और हेल्थ केयर स्पेस पे पैनी नजर रखती हैं, और ये जो केपेक्स के स्पेंड्स की बात इंटरिम बजट में नीरज जी ने करी थी, सबसे बढ़िया एलोकेशन जो जंप मिला था वो रेलवेज को मिला था। तो भाई इस सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं और हेल्थ केयर स्पेस को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस बन रही हैं? दीपाली, गुड मॉर्निंग, क्या पिक कर रहे हो आप? गुड मॉर्निंग आशीष जी। और मैं आपको रेलवे के बारे में बताऊं उससे पहले मैं अपनी लोकेशन शेयर करती हूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं वित्त राज्य मंत्री के घर के बाहर, पंकज चौधरी के घर के बाहर, और ये जानकारी मिल रही है करीब 8 बजे वो अपने निवास स्थान से निकलेंगे वित्त मंत्रालय के लिए। तो बात करें रेलवे की, तो जिस तरह से आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे को इकॉनमी का ग्रोथ इंजन मानते हैं, और यही वजह है कि मोदी सरकार में हमने देखा है कि रेलवे को मिलने वाला एलोकेशन हर साल बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो इस बार भी एलोकेशन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और वहीं वित्त मंत्री का जो फोकस रहेगा वो 2 चीजों पर रहेगा। पहला ये कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन किस तरह से तेजी से किया जाए, और वहीं दूसरी तरफ यात्री सुरक्षा और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं दी जाए। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो कई सारे बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर स्टेशन रीडेवलपमेंट है, नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स हैं, और स्लीपर वंदे भारत का अनाउंसमेंट इस बजट में होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा रेलवे ने टारगेट रखा है 2026 तक वो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट पूरा करेगी, तो इस लिहाज से भी एक बड़ी घोषणा इस बजट में देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ यात्री सुरक्षा और सर्विसेज की बात करें तो अभी हमने देखा पिछले दिनों में 2 से 3 बड़े दर्दनाक हादसे हुए हैं। ऐसे में जो कवच इंस्टॉलेशन है उसकी लेट लतीफी पर सवाल उठा है, तो कवच के लिए यहाँ पर 5 से 6 हजार करोड़ रुपए का एलोकेशन वित्त मंत्री कर सकती हैं। यात्रियों का जो रेल सफर है वो सुरक्षित किया जाए, इस लिहाज से बड़ी घोषणा इस बजट में होती हुई दिखाई दे सकती है। जी, सुबह से आपसे मिलने बाहर आए नहीं आए, या उनके लोगों ने कुछ चाय पानी का इंतजाम किया आपके लिए? नहीं किया? चाय नहीं मिली, दीपाली गुस्सा है, उस बात से समझ में आ रहा है। अच्छा, रोहन के पास चलें क्विकली। इंफ्रा पर एक बार फिर से बड़ा जोर रहने की एक्सपेक्टेशंस बंदी तो हुई है, पर क्या पिकअप करा जा रहा है, क्या संकेत मिल रहे हैं? और रोहन, तो आप जानते हैं ऑटो एज अ स्पेस, ऑटो सेक्टर को भी बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। रोहन, क्या कुछ मिलने की तैयारी? जी, इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग एक मेजर थीम हो सकती है। आप इस बजट में देखेंगे खासतौर पे रोड, ट्रांसपोर्ट और हाईवे सेक्टर एक अच्छे मॉडेस्ट 10% इंक्रीज इन एलोकेशन की उम्मीद कर सकता है। कुल मिलाकर जो अनुमान है लगभग 15,000 किलोमीटर के नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा की सकती है। इसमें कुछ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होंगे और कुछ जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उनका अपग्रेडेशन की घोषणा की जाएगी। जो ज़्यादा पॉपुलेशन वाले शहर हैं वहाँ पे रिंग रोड बनाने की घोषणा भी की जा सकती है, जिससे ट्रैफिक से लोगों को मुक्ति मिले और पॉल्यूशन पे भी थोड़ा जो है कम हो। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा फोकस होने जा रहा है, वो है क्लीन मोबिलिटी के ऊपर। जो एग्जिस्टिंग सब्सिडी स्कीम है, आप उसके एक्सटेंशन की बात इस में सुन सकते हैं इस बार बजट में। लेकिन एक जो बड़ी चीज़ होने जा रही है वो है सरकार एक रोड मैप देगी कि क्लीन मोबिलिटी के सेक्टर में, जीरो एमिशन मोबिलिटी के सेक्टर में आगे कुछ सालों में वो क्या करने जा रही है। इसका एक ब्लूप्रिंट भी इस बजट में आप बनता हुआ देखेंगे। भैया, सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स, सारे इंपॉर्टेंट तबकों के लिए क्या आ सकता है इस बजट में, उस पर बढ़िया सी चर्चा। पर एक चर्चा रह गई है। अभी बात हुई थी कि मार्केट को बजट के बाद ही अप्रोच करना चाहिए, क्लैरिटी तब आएगी, लेकिन बजट तक कुछ तो हरकत होंगी, खबरें होंगी। हर्षदा जान ली जाए कौन कौन से स्टॉक्स, हर्षदा सबसे इंपॉर्टेंट आज के दिन खबरों में से रहे? आज सबसे इंपॉर्टेंट तो फेडरल बैंक है आशीष, क्योंकि जिस खबर का इंतजार था वो अनाउंसमेंट कल शाम को आ गई है। कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्व जॉइंट एमडी को फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ के तौर पर नियुक्त किया गया है। 3 सालों तक ये नियुक्ति मिली है और 23 सितंबर 2024 में दरअसल ये पदभार संभालते हुए दिखाई देंगे। इस खबर का इंतजार मार्केट काफी समय से कर रहा था और वो अपडेट आ चुका है। नंबर्स के लिहाज से आज वैसे कोफोर्ज है वायदे बाजार का वो स्टॉक जिस पर आपने रिएक्ट करना है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ करीब 1.5% के आसपास आती हुई। डॉलर रेवेन्यू हम देख रहे हैं हल्का सा बढ़ा है, $291.4 मिलियन के आसपास आया। प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट है करीब 2% तक की। मार्जिन्स ट्रिम होकर 9.5% के आसपास आए हैं।
फ्रेश टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वार्टर में $1755 मिलियन की कंपनी ने क्लॉक की है। 2 लार्ज डील्स कंपनी ने साइन की। तो देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है, स्पेशली कल जहां पर एक बड़ा एक्सीडेंट विप्रो के साथ हो चुका है। नंबर्स इतने बुरे नहीं हैं। आप ध्यान में रखिएगा यहाँ पर ओबरॉय रियल्टी को भी, क्योंकि ओबरॉय की कल जो नंबर्स पर हमने रिएक्शन दिया उस पर ब्रोकरेजेस आई हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में CLSA काफ़ी बुलिश है, लेकिन दरअसल कल के कॉन कॉल में कंपनी ने कहा है कि कई सारे फेस्टिव सीजन के लिए प्रोजेक्ट्स कंपनी ने लाइन अप किए हैं, वो लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। तो वहां से फ्लो आता हुआ दिखाई देगा और ये ड्राइव करने वाला है बिजनेस को गोइंग फॉरवर्ड। एक और अपडेट, दरअसल सरकार ने बजट से ठीक पहले कल शाम को इशू कर दी है गाइडलाइंस 4,950 करोड़ के इंसेंटिव्स की जो डिस्कॉम्स को मिलेंगे प्रधानमंत्री सूर्य घर स्कीम के चलते। ये आपको याद होगा बजट के ठीक बाद दरअसल या फिर इलेक्शन के ठीक बाद अनाउंस की गई थी। तो उसमें आप सभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स रेडार पर रखिएगा और वो कंपनियां भी रेडार पर रखिएगा जो सोलर पैनल्स प्रोवाइड करती है। तो टाटा पावर, अदानी पावर से लेकर आप रेडार पर रखेंगे आपका SW सोलर, बोरोसिल, रिन्यूएबल, जेंसॉल इंजीनियरिंग, ये सारी कंपनियां होंगी जो फोकस में रहनी चाहिए। रखिए सबको रडार पे। आज वैसे फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी की एक्सपायरी का दिन है। सुबह 11 बजे यानी कि 3 घंटे 28 मिनट दूर रह गई है वो बजट स्पीच। और हाँ, रिजल्ट्स के लिए 2 निफ्टी, HUL और बजाज फाइनेंस, और वायदा में ICICI प्रूडेंशियल, M&M फाइनेंशियल, SRF और यूनाइटेड स्पिरिट्स के आज नंबर्स आने हैं। छोड़े जा रहा हूं आपको केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया साहब की जो बढ़िया सी आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजी हैं उसके साथ। सोने में बिकवाली और कच्चे तेल में बिकवाली का कॉल है, वो स्क्रीन पर आएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। पर इस नोट पर आज के इस मॉर्निंग कॉल बजट स्पेशल में इतना छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो बजट स्पेशल ही होगा पर सीधा सौदा। कौन से वो स्टॉक जो आज के इंपॉर्टेंट दिन रखेगा रडार पे, उस पर चर्चा। नमस्कार।